हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपका क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके कीवर्ड्स एक्सरसाइज इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? Biodiversity is the variety of plants, animals, and microorganisms found in a specified area. किसी भी स्पेसिफाइड एरिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ गए आपके? प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। ये सब मिलकर के क्या बनाती हैं? ये सब मिलके बायोडाइवर्सिटी बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? Biosphere reserves are large areas of protected land for the conservation of wildlife, plant and animal resources. Biosphere reserves क्या है? ये एक बड़े एरिया है। बड़े एरिया किस सेंस में है कि जैसे एक पूरा लार्ज एरिया है और उसको हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है। किस लिए प्रोटेक्ट किया हुआ है? कि उस एरिया के अंदर जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल रिसोर्सेज हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। और जब इस तरीके की चीजें जब हम कर रहे हैं तो वो बड़ा एरिया जो लार्ज एरिया है क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व्स कहलाएगा। इट आल्सो कंजर्व्स द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया। और क्या है, जब एक बड़ा एरिया आप कवर कर रहे हैं तो उस एरिया में क्या है? बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो उन जंगलों में रहते हैं, तो हम उनको भी कंजर्व कर रहे हैं, उनकी भी लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं। वो जैसे जंगलों में अपने ट्रेडिशनल लाइफ के साथ में रह रहे हैं, हम उनको कंजर्व करते हैं कि वो एज इट इज अपनी लाइफ को जब तक जैसे चलाना चाह रहे हैं चलाते रहे। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? Cutting down trees over a large area in the forest is called deforestation. कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट ईयर क्लास 7 में भी पढ़ा था। डिफॉरेस्टेशन क्या है? जब किसी बड़े एरिया में एक साथ हम बहुत सारे पेड़ों को काट करके फॉरेस्ट को वहां से क्लीन कर देते हैं उस एरिया को, देन वी कॉल्ड इट डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या है? The conversion of fertile land into a desert due to soil erosion is called desertification. क्या होता है कि कोई फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड इन द सेंस कि वहां पर फसल पैदा हो सकती है, पेड़ पौधे हैं, और वो फर्टाइल लैंड धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। डेजर्ट कैसे होते हैं? डेजर्ट जहां पर कोई फसल नहीं होती, कोई पेड़ पौधे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सॉयल इरोजन की वजह से। सॉयल इरोजन होते होते वो फर्टाइल लैंड जब डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? all plants, animals and human beings depend on each other as well as on their immediate surroundings. आपको पता है जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, हम लोग क्या है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उन पे डिपेंड है। ओके, तो दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज with their surroundings form an ecosystem. इस इकोसिस्टम में जितनी लिविंग थिंग्स हैं वो भी आ गई, प्लस जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अबायोटिक है, वो भी आ गई। मीन्स वहां की एयर, वहां का वाटर, वहां की लैंड, वहां के रॉक्स, ये सारी चीजें इकोसिस्टम में कवर होती हैं। सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों। ओके, नेक्स्ट, इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है? इंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स whose numbers are diminishing to a level that it might face extinction in near future. Means किसी भी एनिमल या प्लांट की स्पीशीज, उनके क्या होता है, एनिमल्स में भी बहुत सारी स्पीशीज है ना। जैसे आप
बोलते हैं कि जो एक लायन है या टाइगर है वो भी कैट फैमिली का है। मींस कैट फैमिली जो है उसमें कैट भी है, लायन भी है, टाइगर भी है, ये सब उसकी स्पीशीज हैं। इसी तरीके से प्लांट की भी बहुत सारी स्पीशीज हैं। एक अगर किसी प्लांट की आप बात करेंगे, जैसे मैंगो है, मैंगो ट्री में भी आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे मैंगो की वेराइटीज हैं। ओके, तो ये उसकी स्पीशीज कहलाती हैं। अब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज के नंबर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और वो इतने कम होते जा रहे हैं कि नियर फ्यूचर में दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। मींस वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अभी नंबर धीरे धीरे इतने कम हो गए हैं कि नियर फ्यूचर में हो सकता है उनके नंबर 0 हो जाए। तो ऐसे स्पीशीज को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। मींस वो डेंजर में है, वो इतने डेंजर में है कि उनके नंबर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। नियर फ्यूचर में हो सकता है वो स्पीशीज हमारे अर्थ से खत्म ही हो जाए, आगे हमको वो देखने को ही ना मिले। ओके, नेक्स्ट, एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या है? Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. कोई भी स्पीशीज किसी भी प्लांट की या एनिमल की अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, मींस जैसे अगर इंडिया के अंदर कोई एक एनिमल है या प्लांट है, वो केवल इंडिया में मिलता है, ऑल ओवर वर्ल्ड और कहीं उसकी स्पीशीज देखने को नहीं मिलती हैं, वो पर्टिकुलर स्पीशीज कहीं भी नहीं है, केवल इंडिया में। या और छोटा आ जाए कि इंडिया के भी एक पर्टिकुलर स्टेट में ही है और ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं नहीं है, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। मींस उनका एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन है, केवल वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही आपको मिलेंगी और ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं वो स्पीशीज आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसी स्पीशीज हमारी क्या कहलाती हैं? एंडेमिक स्पीशीज। नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट। व्हाट इज एक्सटिंक्ट? एक्सटिंक्ट मींस नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। मींस जो चीज पहले थी, ओके, अब नहीं है, खत्म हो गई, ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? एक्सटिंक्ट बोला जाता है। आप जानते हैं एक्सटिंक्ट इस चैप्टर में कहां से रिलेट हो रहा है? स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर वैनिश्ड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट। प्लांट की और एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो पहले कभी हुआ करती थी, आज से हो सकता है 50 साल पहले, 1000 साल पहले, मिलियंस ईयर्स पहले कुछ ऐसी स्पीशीज होंगी जो आज की डेट में नहीं है, खत्म हो गई। वो क्या कहलाएंगी? दैट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ दैट प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम एगो। डायनासोर्स आपको पता है कि मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स थे, आज की डेट में नहीं है, तो क्या कहा जाएगा? डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट या लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, fauna. What is fauna? Animals found in a particular area are called fauna of that area. किसी भी एक एरिया में जो भी एनिमल्स मिलते हैं, कोई भी टाइप के एनिमल्स, वो सारे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? दैट आर कॉल्ड fauna of that area. ओके, फ्लोरा एंड फौना ये वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, इसमें से fauna के कीवर्ड्स की डेफिनेशन ये है। फ्लोरा, फ्लोरा क्या है? फ्लोरा और फौना, फ्लोरा एंड फौना आपने पढ़ा है। फ्लोरा की डेफिनेशन क्या होगी फ्लोरा एंड फौना में? प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। मींस किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जिस भी तरीके के प्लांट मिल रहे हैं, जैसे भी मिल रहे हैं, वो सारे प्लांट्स क्या हैं? उस पर्टिकुलर एरिया के लिए फ्लोरा है। ओके, नेक्स्ट, माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या है? Birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds. आपको पता है बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर भी माइग्रेट होके आती हैं। कहाँ से आती हैं? पोलर रीजन से आती हैं। ठंडियों में क्या होता है, वहाँ इतनी ज्यादा ठंडी पड़ती है कि वो सर्वाइवल के लिए वहां से बहुत लंबी डिस्टेंस क्रॉस करके इंडिया तक आ जाती है। इसी तरीके से बर्ड माइग्रेट होती रहती हैं। तो ऐसी बर्ड्स जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके दूसरी लैंड तक पहुंचती हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाती हैं। ओके,
नेक्स्ट, नेशनल पार्क. व्हाट इज नेशनल पार्क? Areas reserved for wildlife where they can freely use the habitat and natural resources are called national park. नेशनल पार्क क्या है? ऐसे पार्क जिनमें बहुत सारे झूले लगे हुए हैं और ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जाकर के झूल सकते हैं, वो पार्क नेशनल पार्क कहलाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. ये पार्क किसके लिए है? ये पार्क है वाइल्ड लाइफ के लिए. जो जंगलों में बहुत सारे जानवर हैं उनको रिजर्व के उनके लिए एरिया रिजर्व किया गया है, वो जंगल रिजर्व किए गए हैं. तो ऐसे जंगल क्या कहलाते हैं? नेशनल पार्क कहलाते हैं. ओके, जहाँ क्या होता है? वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. वो अपने हैबिटेट को फ्रीली यूज कर सकते हैं, वहां कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा. आराम से वो अपने रिसोर्सेज यूज करेंगे, आराम से रहेंगे. ओके, ऐसे जो फॉरेस्ट हैं जिनको हम कवर करते हैं, कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो नेशनल पार्क कहलाते हैं. ओके, नेक्स्ट, रेड डेटा बुक. व्हाट इज रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक कीप्स a record of all the endangered animals and plants. Red Data Book is maintained internationally by an organization. Red Data Book क्या है? लाल किताब. लाल किताब क्या है? एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स के नाम लिखे जाते हैं. मीन्स इंडेंजर्ड एनिमल्स प्लांट्स क्या है? आपको पहले ही बताया मैंने, वो प्लांट्स या एनिमल्स या उनकी स्पीशीज जो कि धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, उनके नंबर्स बहुत कम हो चुके हैं और नियर फ्यूचर में हो सकता है वो नंबर्स 0 हो जाए. तो ऐसे इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है. वो रिकॉर्ड जो है रेड डेटा बुक में है और इस रेड डेटा बुक को इंटरनेशनली जो है मेंटेन किया जाता है. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मेंटेन करती है. इसको मेंटेन करने का फायदा क्या है? इसको मेंटेन करने से हमारे अंदर अवेयरनेस आती है, हमको पता चलता है कि ये प्लांट की स्पीशीज है या ये पर्टिकुलर एनिमल की स्पीशीज है जिनकी नंबर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं. हो सकता है नियर फ्यूचर में ये 0 हो जाए. तो क्या होगा? हम इनको बचाने की कोशिश करेंगे. हो सकता है इनके हैबिटेट को, डिस्टरबेंस को कम कर दें और इनकी ग्रोथ बढ़ जाए, और ये रिप्रोडक्शन इनका अगर बढ़ेगा तो ये प्लांट या एनिमल्स वापस से उनके नंबर्स बढ़ेंगे और ये एंडेंजर्ड से बाहर आ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, रिफॉरेस्टेशन. व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन? Reforestation is the restocking of the destroyed forest by planting new trees. Reforestation क्या है? जैसे डिफॉरेस्टेशन है. डिफॉरेस्टेशन में आप प्लांट्स बहुत सारे काट के उस एरिया को प्लेन कर दे रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं. रिफॉरेस्ट में आपको वापस से प्लांट लगा करके वहां पर आपको फॉरेस्ट बनाना है. ओके, और रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो. रिफॉरेस्टेशन अगर आप ना भी करें तो भी नेचुरली हो सकता है. कैसे होगा? अगर बहुत समय तक कोई लैंड खाली पड़ी हुई है और उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, तो धीरे धीरे वहां पर प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं और वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने लगता है. ओके, नेक्स्ट, सैंक्चुरी. व्हाट इज सैंक्चुरी? सैंक्चुरी इज एन एरिया दैट प्रोवाइड सेफ्टी एंड शेल्टर. सेंचुरी हम ऐसे एरिया को बोलते हैं जो सेफ्टी और शेल्टर प्रोवाइड करता है. अब यहाँ पर सेंचुरी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड सेफ्टी एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ. ओके, जितनी भी वाइल्ड लाइफ हैं, जंगली जानवर हैं, उनको सेफ्टी और शेल्टर कहाँ मिल रहा है? जो घने जंगल है उनमें. तो हम जो घने लार्ज बड़े एरियाज के जंगल है उनको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्ट कैसे करते हैं? मींस हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें ह्यूमंस का इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है, अंदर नहीं जा सकते लोग. लकड़ी काटने के लिए, जंगलों में शिकार करने के लिए जंगली जानवरों को परेशान नहीं कर सकते आप. ओके, तो इस तरीके से हम उनको सेफ्टी और शेल्टर में के साथ वहां पर रहने के लिए उनको फ्रीली छोड़ते हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ. ओके, चलिए कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए. एक्सरसाइजेस देख लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स.
ABC 3 क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स उनके नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं, क्या जू है वो? नहीं। क्या है? दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके। नेक्स्ट, स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। किसी पर्टिकुलर एरिया में ही वो स्पीशीज है, उसके अलावा और ऑल ओवर वर्ल्ड वो कहीं नहीं मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। ओके। See, migratory birds fly to far away places because of migratory bird एक जगह से दूसरी जगह इतने हजारों किलोमीटर का की जर्नी क्यों कवर करती हैं? ऐसा तो नहीं है कि केवल वो एंजॉय करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे होते हैं। हो सकता है वहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, तो वो सर्वाइवल के लिए, कई बार ब्रीडिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह बर्ड्स माइग्रेट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। ए बी सी डी 4 हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट उसके डिफरेंशिएट करने हैं, एक एक करके देखेंगे। पहले ए में क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इनके बीच में क्या डिफरेंस है? चलिए देखते हैं क्या है। Wildlife sanctuaries are protected areas to conserve the wildlife in their natural habitat. Wildlife sanctuaries क्या हैं? ये protected areas हैं जो कि wildlife को उनके natural habitat में conserve करते हैं। और फिर बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर large protected areas to conserve biodiversity. देखिए यहाँ पर फर्क आ गया वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी में आपकी बहुत सारी चीजें आ गई, वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ रहने वाली ट्राइबल्स, सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी में आ गई। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व में हम इन सबको कंजर्व कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेनली फोकस हमारा किस पे है? वाइल्ड लाइफ पे। ओके। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मेड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट वही हो गया। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इवन लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स आल्सो। ओके, मींस बायोस्फीयर्स में हम जो बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी चीजें आ गई वो सब है। इवन वहां उस एरिया में जो ट्राइबल्स रह रहे हैं, बहुत सारे आदिवासी रह रहे हैं, उनकी लाइफ है, उसको भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के? हमारे इंडिया में पचमढ़ी एंड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आप इनको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। और इसी तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए पचमढ़ी अगर एक वर्ड याद कर लेंगे तो वो बायोस्फीयर रिजर्व में भी आपको यूज हो जाएगा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी यूज हो जाएगा। इसके अलावा भी और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ओके, आप उनको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बी, जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अभी हमने बायो डाइवर्सिटी के बारे में जाना, अब हम जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखें कि इनमें क्या डिफरेंस है। जू इज एन आर्टिफिशियल हैबिटेट टू कीप एनिमल्स। जू आपको पता है एक आर्टिफिशियल हैबिटेट है, वहां हम उनके लिए इस तरीके का हैबिटेट बनाने की कोशिश करते हैं कि वो उनको नेचुरल टाइप लगे, बट एक्चुअली नेचुरल नहीं है। आपने देखा होगा अगर कभी जू में गए होंगे तो कोई अगर लॉयन या टाइगर को रखा हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा एरिया दिया, उसके लिए एक ऐसा हाउस बनाया जिसमें वो रह सके, बट वो नेचुरल नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो नेचुरल हैं, वो जंगल हैं जहां पर वो रह रहे हैं। ओके, जूज आर ओपन टू द पब्लिक फॉर द एग्जीबिशन ऑफ एनिमल्स। जूज क्या है? ओपन है पब्लिक के लिए, आप जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, अंदर जाकर जितने भी एनिमल्स हैं उनको देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या है? डिस्टरबेंस टू वाइल्ड लाइफ इज नॉट अलाउड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करना अलाउ नहीं है, आप ऐसे नहीं जा सकते वहां। ओके, जूज आर मेड टू एंटरटेन एंड अवेयर द पब्लिक अबाउट एनिमल्स। अच्छा, जू बनाए किस लिए जाते हैं? जू इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप एनिमल्स के बारे में अवेयर भी हो सके। एंटरटेन तो हो ही रहे हैं, आप जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को देख रहे हैं। ओके, और आपके अंदर अवेयरनेस भी बढ़नी चाहिए कि ये सारे एनिमल्स जो हैं
वो फॉरेस्ट में रहते हैं। हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, उनको कंजर्व करना चाहिए, ताकि उनको जो है अपना नेचुरल हैबिटेट हमेशा मिलता रहे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मेड टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाई गई? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई। जू में देखिए एक जानवर या दो जानवर रखे गए केवल आपको अवेयर करने के लिए। ओके, उनकी भी पूरी देखरेख की जाती है, उनको सारी मेडिसिन दी जाती है, उनको खाने को अच्छी चीजें जो उनका फूड है वो दिया जाता है। बट वो पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बनाया गया ताकि लोग अवेयर हों उनको देख के। नेक्स्ट, endangered and extinct species। endangered और extinct species में क्या फर्क है? endangered species are those species of animals or plants whose numbers are diminishing to a level that it might face extinction in near future। endangered species अभी जब हमने कीवर्ड में पढ़ा था तब भी बताया था, वो किसी भी प्लांट या एनिमल की वो स्पीशीज हैं जिनके नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और हो सकता है नियर फ्यूचर में वो जीरो हो जाए, खत्म हो जाए। और एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या है? स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर वैनिश्ड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। जो प्लांट और एनिमल की स्पीशीज आज की डेट में ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, जिनके नंबर जीरो हो चुके हैं, पहले हुआ करती थी, वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहलाती है। मींस एंडेंजर्ड स्पीशीज का फ्यूचर हो सकता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज अगर हम उनको कंजर्व नहीं करेंगे। एग्जांपल क्या है इंडेंजर्ड के? जैसे टाइगर है, वाइल्ड बफेलो है, ये इंडेंजर्ड है, इनको हमें कंजर्व करना चाहिए ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो। और एक्सटिंक्ट स्पीशीज के एग्जांपल क्या है? डायनासोर्स, पैसेंजर पिजन, ये क्या है? ये पहले हुआ करते थे बट आज की डेट में नहीं है। जैसे डायनासोर्स है, ये मिलियन ईयर एगो पहले था, और पैसेंजर पिजन अभी 100 ईयर एगो तक था, अब लेकिन नहीं है। ओके, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना के बीच में डिफरेंशिएट करना है। क्या डिफरेंस है? Plants found in a particular area are called flora of the area and animals found in a particular area are called fauna of the area। Okay, फ्लोरा किसी भी एरिया के जितने भी प्लांट्स की वैरायटी हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है। फौना उस एरिया के जो एनिमल्स की वैरायटी है उनको फौना कहा जाता है। तो फ्लोरा एंड फौना। एग्जांपल्स फ्लोरा के क्या हो जाएंगे? जामुन टी, ट्री टी, या और भी किसी भी ट्री का नाम लिख दीजिए। इसी तरीके से फौना में कोई भी एनिमल का नाम लिखिए आप, सपोज टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। डिफरेंट चीजों पे डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स पे डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट हो सकता है? Trees and dense forest are the natural habitats of wild animals। Means wild animals का natural habitat है, home है उनका forest। Deforestation leads to the destruction of their home। This result in decreasing the population of wild animals and facing extinction। Means अगर डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा तो क्या होगा? जंगल धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो वाइल्ड एनिमल्स का घर खत्म हो जाएगा, उनके नंबर्स में कमी आने लगेगी और धीरे धीरे वो एक्सटिंक्शन की तरफ जाने लगेंगे। एक्सटिंक्शन मींस उनके नंबर्स इतने कम हो जाएंगे कि एक दिन वो जीरो हो जाएंगे, कोई ना कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो जीरो हो जाएगी, देन इट विल बी एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है? डिफॉरेस्टेशन का इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फॉरेस्ट आर दी ग्रीन लंग्स ऑफ द अवर अर्थ। फॉरेस्ट क्या है? हमारे अर्थ के ग्रीन लंग्स हैं। दे आर ऑल्सो द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। देखिए कुछ ना कुछ इस तरीके से लिंक करके आंसर बनाए हैं कि अगर एक क्वेश्चन के आंसर को याद करेंगे तो वो आपको दूसरे में भी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। ओके, तो ये वाइल्ड एनिमल्स के भी नेचुरल हैबिटेट है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, फ्लडिंग, ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपको ग्लोबल वार्मिंग होती है, फ्लडिंग होती है, सूखा भी पड़ता है और डेजर्ट भी क्रिएट होते हैं।
विलेजेस पे क्या असर होता है, रूरल एरियाज जो गांव के एरियाज हैं उन पे क्या फर्क पड़ता है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस, क्या बोला जाता है कि भारत जो है वो गांव का देश है। यहाँ पर ज्यादातर पॉपुलेशन जो है, ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन जो है विलेजेस में रहती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस इज फार्मिंग। जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो गांव में लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है, खेती करते हैं, एग्रीकल्चर है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू अ लैक ऑफ रेन, फ्लडिंग एंड इरोजन ऑफ सॉइल। डिफॉरेस्टेशन से जो है बारिश भी कम होती है, कई बार बाढ़ की भी स्थिति आ जाती है। इसके अलावा सॉइल का भी इरोजन का रीजन जो है वो डिफॉरेस्टेशन ही है। अब ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, दीज ऑल फैक्टर्स इफेक्ट्स दी क्रॉप ऑफ दैट एरिया। क्या होगा, गांव के एरिया की जो क्रॉप है, फसल है, वो इन सब की चीजों की वजह से इफेक्ट होगी और रूरल एरियाज पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिटीज में, अर्बन एरियाज में डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग एंड एन इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल्स आर द रिजल्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोल्यूशन लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन कैन बी सीन एज स्मॉग इन विंटर। स्मॉग वर्ड आजकल आपने विंटर्स में काफी सुना होगा। क्या है ये फॉग और स्मॉग, फॉग और स्मोक को कंबाइंड कर दिया गया है और एक नया वर्ड आज की डेट में हमें सुनने को मिलता है, दैट इज स्मोक। और ये स्मोक क्या है, जब विंटर्स में सुबह के टाइम जो फॉग का टाइम होता है उस समय ये पोल्यूशन की वजह से स्मोक क्रिएट होता है, काफी धुंध हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो क्या क्या इफेक्ट है सिटीज में, द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन कैन बी एज स्मॉग इन विंटर, लैक ऑफ रेन एंड इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी इश्यूज इन द पीपुल लिविंग इन सिटीज। सिटीज में जो लोग रह रहे हैं उनमें बहुत सारी सांस की बीमारियां लोगों के अंदर हो रही हैं, बारिश कम हो रही है, स्मॉग देखने को मिलता है विंटर में। इवन एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि हल्की सी भी बारिश होती है तो फ्लडिंग की भी सिचुएशन आ जा रही है वहां। ओके, तो ये सारे इश्यूज हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नेक्स्ट, अर्थ पे इसका क्या इफेक्ट है। Rising the average temperature of the earth due to global warming is because of deforestation। देखिए सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा अगर मीनिंग है, वो मीनिंग ही यही है, राइजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स राइजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ रहा है, ठीक है, ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, मेनी लो लाइंग एरियाज आर गोइंग टू बी सबमर्ज्ड इन द सी। बहुत सारे एरिया, छोटे छोटे से आइलैंड क्या है, वो धीरे धीरे समुद्र के अंदर चले जा रहे हैं। ओके, एक समय ऐसा आ रहा है कि वहां वो समुद्र के अंदर चले जा रहे हैं, छोटे आइलैंड जो लो लाइंग है। ओके, और क्या चीज प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सॉइल इरोजन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड natural calamities are can be seen on earth due to deforestation। सॉइल इरोजन हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नेचुरल कैलेमिटीज ज्यादा आ रही हैं, ये सब हमारे अर्थ पे इंपैक्ट आ रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के। ओके, नेक्स्ट जनरेशन, जो अगली आने वाली जनरेशन है उस पर डिफॉरेस्टेशन का क्या फर्क पड़ेगा। Next generation may not see many species of plants and animals as they are going to be extinct due to deforestation। डिफॉरेस्टेशन के चलते क्या हो रहा है, बहुत सारी प्लांट की और एनिमल्स की स्पेशीज जो है वो इंडेंजर्ड में है और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो आगे आने वाली जनरेशन हो सकता है कि कई सारी स्पेशीज को देख ही ना पाए, केवल वो किताबों में पढ़े या उनकी फोटो ही देख सके। ओके, non-availability of fresh water, desertification and natural calamities may worsen the life of our next generation। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आगे आने वाली जनरेशन को फ्रेश वाटर भी बहुत कम मिलेगा, डेजर्टिफिकेशन काफी बढ़ रहा है, डेजर्ट के एरियाज बढ़ रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज ज्यादा हो रही हैं। तो इन सब की वजह से आगे आने वाली जनरेशन की लाइफ जो है वो बहुत ही जो है वर्सन हो सकती है, बहुत ही कष्टकारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट विल हैपन इफ, ए बी सी तीन है, तीनों को एक एक करके देखते हैं।
इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम पेड़ काटते रहेंगे तो क्या होगा। देखिए एक तरीके के ही सारे क्वेश्चंस हैं और आंसर्स को आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़े से सेंटेंसेस चेंज करने हैं। समझते हैं। इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज एंड डू नॉट प्लांट न्यू ट्रीज वी विल ब्रिंग आवर लाइफ इन डेंजर। अगर हम पेड़ काटते रहेंगे और नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो हम अपनी लाइफ को ही डेंजर में डाल रहे हैं। देखिए पेड़ काटना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है नए पेड़ लगाना। ओके। ग्लोबल वार्मिंग, डिजर्टिफिकेशन, फ्लडिंग, ड्राफ्ट एंड मेनी अदर नेचुरल कैलेमिटीज may occur frequently and harsh our life। अगर हम लगातार पेड़ काटते रहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा, फ्लडिंग आएगी, ड्रॉट होगा, सूखा पड़ेगा और बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज होंगी जो इतनी फ्रिक्वेंट होंगी कि हमारे जीवन को बहुत ही हार्श कर देंगी। बी, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब। अगर एनिमल का हैबिटेट डिस्टर्ब होगा तब क्या होगा। The population of animals may decrease if we disturb the habitat of animals। अगर हैबिटेट डिस्टर्ब करेंगे एनिमल का तो धीरे धीरे उन एनिमल्स की पॉपुलेशन जो है वो कम होती जाएगी। Many wild animals may reach the nearby town or village area and harm humans। ये अक्सर देखने को भी मिलता है। जो जंगल के आसपास के इलाके के गांव हैं या छोटे शहर हैं, वहां क्या होता है कई बार वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं और वो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्यों? क्योंकि आप उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस वजह से वो आपके हैबिटेट में आ जा रहे हैं। ओके। स्पीशीज ऑफ एनिमल्स में एक्सटेंड ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ देयर हैबिटेट। एनिमल्स की स्पीशीज जो है वो हो सकता है कुछ स्पीशीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाए, उनके नंबर्स कम होंगे, तब क्या होगा वो इंडेंजर्ड में आ जाएंगी और एक दिन एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। सी, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड। क्या होगा अगर सॉइल की टॉप लेयर एक्सपोज होगी। इफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड इट विल इजीली एरोड ड्यू टू विंड, वाटर एंड आइस। अगर सॉइल की टॉप लेयर एक्सपोज होगी तो वो बहुत ही जल्दी हवा, पानी या आइस के जरिए क्या होता है कि सॉइल इरोड होगी और वो बहुत ही इजीली इरोड हो जाएगी। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। अगर ऊपर की सॉइल हट जाएगी तब क्या होगा, नीचे की हार्ड और रॉकी लेयर एक्सपोज हो जाएगी। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। क्या होगा, धीरे धीरे वो जमीन जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टॉप लेयर हट गई। टॉप लेयर पहले तो एक्सपोज हो गई, एक्सपोज होने के बाद वो क्या हुआ कि इरोड हो गई, इरोड होने के बाद नीचे की लेयर आई, वो लेस फर्टाइल है, हमस भी नहीं उसमें, तब क्या होगा धीरे धीरे वो लैंड जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। ए से लेके एफ तक कई सारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देते हैं, एक एक करके देखते हैं। ए, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की क्या जरूरत है हमको। Biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है, किसी भी एरिया में मिलने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा क्या है, वहाँ की एबायोटिक फैक्टर्स भी जो है वो भी बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। ऑल दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। Destruction of any one part of this chain will automatically destroy the other। ये क्या है, एक चेन की तरह है, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर एक जो है डिस्ट्रॉय होगा तो दूसरा भी उसके साथ ही साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ओके। Therefore we should conserve biodiversity to maintain balance in nature। इसीलिए हमको बायोडाइवर्सिटी को बचाने की जरूरत है ताकि नेचर में बैलेंस बना रहे, जो एक चेन है वो बनी रहे। बी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। व्हाई? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसके बाद भी वहां के वाइल्ड एनिमल्स पूरी तरीके से सेफ नहीं है, ऐसा क्यों? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट सेफ फॉर विल्ड एनिमल्स बिकॉज पोचर्स इलीगली हंट वाइल्ड एनिमल्स टू सेल देम एट अ lucrative प्राइस। क्या होता है, जो शिकारी हैं वो क्या चाहते हैं कि वो जंगल के अंदर जाके वाइल्ड एनिमल्स का शिकार कर सकें। क्यों?
क्योंकि जब कोई चीज जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती, बैन हो जाती, तब उसको लोग पाना चाहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स के प्रोडक्ट जो हैं मार्केट में बहुत ही महंगे दामों पे मिलते हैं, ठीक है, वो इलीगली बिकता है। तो पोचर्स क्या करते हैं, शिकारी क्या चाहते हैं कि वो जंगल में जाके वाइल्ड एनिमल्स को किल करें और उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी स्किन को और भी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे प्राइस पे बेचे। ओके, ऑल्सो ट्राइबल्स लिविंग इन द जंगल्स हंट देम फॉर प्रोटेक्शन एंड टू मीट देयर डेली नीड्स। इसके अलावा जो जंगल्स में ट्राइबल्स रह रहे हैं, कौन ट्राइबल्स, जो आदिवासी हैं, वो क्या करते हैं, अपने कई बार अपने प्रोटेक्शन के लिए या अपनी डेली नीड्स के लिए भी जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। ओके, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल। हाउ? कुछ ट्राइबल जो है जंगल पे ही डिपेंड करते हैं। कैसे? सम ट्राइबल्स आर स्टिल लिविंग इन द जंगल, फूड, शेल्टर एंड अदर डेली नीड्स ऑफ देम आर फुलफिल्ड बाय द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ओनली। आपको पता है बायोडाइवर्सिटी में जो हम प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, वो ट्राइबल्स को भी करते हैं। तो बहुत सारा जंगलों में क्या है, ट्राइबल्स आज भी रहते हैं और वो टोटली जंगल पे ही डिपेंड है। उनकी जो डेली नीड्स हैं, फूड है, शेल्टर है, सब जंगल ही फुलफिल कर रहा है। ओके, डी, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या हैं और कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेन कॉज ये है डिफॉरेस्टेशन का, धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, उस वजह से इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं और ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। We did the deforestation for cultivation, urbanization and setting up industries. Deforestation हम क्यों कर रहे हैं? पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से हमको ज्यादा अनाज चाहिए, कल्टीवेशन बढ़ा रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं जंगलों को काट के और इंडस्ट्रीज लग रही हैं, वो भी जंगलों को काट रहे हैं। तो ये सब कॉजेस हैं डिफॉरेस्टेशन के। अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर ग्लोबल वार्मिंग, डिक्रीज रेनफॉल, डेजर्टिफिकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स। रट लीजिए ये वर्ड्स, हर क्वेश्चन के आंसर में आपको इनको ही देना है, लिखना है। क्या है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, रेनफॉल कम हो रही है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है किसका? वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स का। व्हाट इज रेड डेटा बुक? क्वेश्चन नंबर 5 का ई, रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक गिव्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स, उनकी स्पीशीज जो कि इंडेंजर्ड हैं, जिनके नंबर काफी कम हो चुके हैं, उनकी एंट्री की जाती है जिस बुक में, उस बुक को हम रेड डेटा बुक कहते हैं। रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, द IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक संस्था है जो इंटरनेशनली वर्क करती है, नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये रेड डेटा बुक को मेंटेन करती है इंटरनेशनली। ओके, इस वर्ड को भी याद कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है आपको पता रहना चाहिए, एटलीस्ट शॉर्ट फॉर्म IUCN तो आपको पता ही होना चाहिए। 5 का F, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन? माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं? माइग्रेशन क्या है? Organisms or group of organisms move from one place to another place for survival or breeding. This movement is called migration. क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप या सिंगल ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर जाता है। क्यों मूव करता है? कई बार सर्वाइवल के लिए मूव करता है, कई बार ब्रीडिंग के लिए मूव करता है। तो ऐसे मूवमेंट को ही हम माइग्रेशन कहते हैं। ओके, Question number 6. In order to meet the ever-increasing demand in factories and for shelter, trees are being continuously cut. Is it justified to cut trees for such project? Discuss and prepare a brief report. क्या हो रहा है? हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं फैक्ट्रीज में, शेल्टर के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए। क्या है? हम कंटिन्यूअसली ट्रीज को काटते ही जा रहे हैं। क्या ये जस्टिफाइड है? नो, it is not justified to cut down the trees for fulfilling our needs. ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है कि हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए
पेड़ों को काट रहे हैं। ओके, दीज आर द ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको रट लीजिए। अगर आप लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये एक इंप्रेशन क्रिएट करेंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ट्रीज आर द ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ, ट्रीज कह लीजिए या फॉरेस्ट लिखिए इसकी जगह, फॉरेस्ट आर द ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। ओके, इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज एंड डू नॉट प्लांट न्यू ट्रीज, वी विल ब्रिंग आवर लाइफ इन डेंजर। देखिए ये भी क्या है कि अगर हम धीरे धीरे पेड़ काटते रहेंगे और नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो हम अपनी लाइफ को ही डेंजर में डाल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, डिजर्टिफिकेशन, फ्लडिंग, ड्रॉट एंड मेनी अदर नेचुरल कैलेमिटीज may occur frequently and harsh our life। कई क्वेश्चंस में सेम आंसर वही आपको रिपीट कर देना है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और उसके इफेक्ट्स क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के, वो सारे रट लीजिए। ओके, अब इसका क्या हल निकाल सकते हैं हम, वी शुड फाइंड दी अल्टरनेटिव्स टू फुलफिल अवर नीड्स विदाउट कटिंग द ट्रीज। हमको हर चीज के अल्टरनेटिव खोजने होंगे कि हम पेड़ों को बिना काटे कैसे अपनी नीड्स को फुलफिल करें या उन नीड्स को जो है डाइवर्ट करें। कई बार होता है कि एक नीड है हमारी, बट अगर हम उसको फुलफिल ना करके कोई और नीड को फुलफिल करें और वो पूरी हो जा रही है तो हमको पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ अवर locality? Make a list of action to be taken by you. We can contribute to the maintenance of the green wealth of our locality in the following ways. ग्रीन वेल्थ क्या है? ग्रीन वेल्थ जो हरे पेड़ पौधे आपके आस पड़ोस के हैं वही ग्रीन वेल्थ है। इनको कैसे मेंटेन करना है? वी कैन ग्रो न्यू प्लांट्स इन अवर सोसाइटी एंड नियर बाई बैरन लैंड्स। हमारे आसपास हम हरे पेड़ लगा सकते हैं नए, और जगह अगर वहां नहीं है तो कोई भी बैरन लैंड जो खाली जगह पड़ी हो जहां कुछ नहीं हो वहां भी पेड़ लगा सकते हैं। वी कैन टेक केयर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट्स रेगुलरली। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनकी टेक केयर कर सकते हैं रेगुलरली, उनको वाटरिंग कर सकते हैं और उनको जो है रेगुलरली हम क्या है जानवरों से भी बचा सकते हैं। वी कैन अवेयर सोसाइटी टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज। हमें सोसाइटी को ट्रीज की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताना है, उनको अवेयर करना है। अवेयर होंगे लोग तो धीरे धीरे ये चीजें जो है ट्रीज को काटने की खत्म होगी। वी कैन पुट ट्री गार्ड्स अराउंड द न्यू प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स। कई बार क्या होता है हम प्लांटेशन तो कर देते हैं, नए नए पेड़ हमने लगाए, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या देखेंगे वो सारे पेड़ खत्म हो गए, एक भी पेड़ जो है ग्रो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जानवर उनको खा लेते हैं या वो किसी और वजह से खराब हो जाते हैं। तो हम उनके अराउंड ट्री गार्ड लगा सकते हैं और जब वो प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएंगे तो उन ट्री गार्ड्स को हटा के फिर जो नए प्लांट लगा रहे हैं वहां उनको यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल तो कम हो जाती है, इसको एक्सप्लेन कीजिए ऐसा क्यों होता है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल because trees evaporates a lot of water vapors during transpiration which leads to rainfall। क्या होता है जो ट्रीज हैं वो जितने भी ट्रीज हैं वो अपनी लीव्स के थ्रू क्या होता है वाटर को इवेपोरेट करते रहते हैं रेगुलरली ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो इसकी वजह से क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स बढ़ते हैं और रेनफॉल को जो है ये सपोर्ट करते हैं। अब अगर आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो इसकी वजह से रेनफॉल कम हो सकती है। सेकेंड और रीजन क्या है, ट्रीज ऑल्सो मेंटेन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल विच हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर साइकिल ऑफ द अर्थ। जो हमारे ट्रीज हैं वो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की भी साइकिल मेंटेन रहती है एटमॉस्फेयर में, और ये साइकिल ही आपकी वाटर साइकिल को इफेक्ट करती है। वाटर साइकिल क्या है कि वाटर वेपर्स और इसके अलावा जो आपके ग्राउंड वाटर है ये सब चीजें साइकिल जो वाटर साइकिल है वो भी इसकी वजह से मेंटेन होती। अगर पीट डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा प्लांट्स कटते जाएंगे तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी तो उससे जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर क्या होगा, फिर जो है आपकी वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और रेनफॉल कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर
स्टेट आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आपके स्टेट में, पर्टिकुलर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। अगर आपके स्टेट में कोई नेशनल पार्क नहीं है तो आपके नियर बाई किस स्टेट में नेशनल पार्क है उनको आइडेंटिफाई करना है और इंडिया के मैप पे लोकेट करना है। देयर आर टोटल 106 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। याद कर लीजिए 106 नेशनल पार्क्स हैं ऑल ओवर इंडिया। आपके स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है, आप किस स्टेट के हैं, ये आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो में, और अपने मैप में उसको जो है लोकेट करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि हमारे वीडियो को डिफरेंट स्टेट से लोग देखते हैं, वो अपने अपने स्टेट्स के हिसाब से उसको लोकेट करें और फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई शुड पेपर बी सेव, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय व्हिच यू कैन सेव पेपर। पेपर हमें सेव करना चाहिए, हम ये सब सुनते रहते हैं, बट क्यों करना चाहिए, और एक लिस्ट बनाइए जो तरीके हों जिस तरीके से आप पेपर को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं पेपर क्यों सेव करना है। पेपर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 17 grown tree, fully grown trees are required to make 1 ton of paper. ओके, पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमें पेड़ों से मिलता है। पेड़ों से देखिए डायरेक्ट नहीं मिलता है, पेड़ हम काटते हैं, फिर वो फैक्ट्रीज में जाते हैं, फिर उससे पेपर बनाया जाता है। तो पेपर बनाने के लिए 1 टन पेपर बनाने के लिए ऑलमोस्ट 17 फुल ग्रोन ट्रीज कट करने पड़ेंगे आपको। 17 पूरे फुल्ली ग्रोन ट्रीज, सोचिए फुल्ली ग्रोन होने में ट्रीज को 20 to 25 ईयर्स लग जाते हैं, और उन 25 ईयर्स के फुल्ली ग्रोन ट्रीज को आप काटेंगे 17 ट्रीज को, तब जाके 1 टन ऑफ पेपर बनेगा। इसलिए हमें पेपर सेव करना है। वी शुड सेव पेपर एंड ट्राई टू रीयूज इट इन डिफरेंट वेज। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। वी शुड ट्राई टू रिसाइकल पेपर। पेपर जो है 5 से 7 बार तक रिसाइकिल होकर दोबारा यूज हो सकता है, तो हमें पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। कैसे, आपके पास में जो नोटबुक्स कंप्लीट हो गई, भर गई, नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं आप, जो उनको रिसाइकिल के लिए जो आपके एरिया में आते हैं वेस्ट पेपर खरीदने के लिए, उनको दे सकते हैं, तो वो उन फैक्ट्रीज में भेज देते हैं जहां पर पेपर रिसाइकिल हो जाए। जो आपका न्यूज़पेपर आता है उसको भी आप उनको जो है सोल्ड आउट कर सकते हैं ताकि वो रिसाइकिल हो सके। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ पेपर, हमें पेपर के वेस्टेज को कम करना है। ये नहीं कि नोटबुक में से पेपर फाड़ा और एरोप्लेन बना के उड़ा दिया, ये सब हमको नहीं करना है। यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स के मोड्स हैं वो आज की डेट में हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में ज़्यादा यूज कर रहे हैं। आपके कई बार देखते होंगे कि होमवर्क, नोटिस, स्कूल की कई सारे वर्क्स जो है आपको मेल पे या मैसेज पे या आपके ऐप पे आ जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, पेपर का यूज कम हो रहा है। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज करना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स का कम यूज करना है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर, देखिए किसी भी चीज को अगर आपको कंजर्व करना है, बचाना है, कुछ भी करना है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो ये तो लिख ही देना है, क्या, अवेयरनेस। अवेयरनेस हर चीज के लिए आपको स्प्रेड करनी है, तो पेपर भी बचाना है तो उसके लिए भी अवेयरनेस कीजिए। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर। ओके, इस वर्ड को, इस लाइन को रट लीजिए, कहीं भी लिखने के लिए आ जाए तो आप जो है अवेयरनेस वर्ड को यूज करते हुए लाइन जरूर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द वर्ड पजल। वर्ड पजल दी हुई है, इसको कंप्लीट करना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। पहले हम ये डाउन वाले को देखेंगे। फर्स्ट क्या है, स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। स्पीशीज जो एक्सटिंक्शन की ओर जा रही हैं वो क्या कहलाएंगी, endangered, that are called endangered species. Okay, second, a book carrying information about endangered species. जो बुक इनकी इंफॉर्मेशन रखती है उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेड डेटा बुक। ओके, नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है आपका यहाँ जो आएगा, दैट इज डेजर्ट। डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप डिफॉरेस्टेशन की ओर बढ़ेंगे। अब अक्रॉस में देख लेते हैं, स्पीशीज विच हैव वैनिश्ड, जो स्पीशीज खत्म हो गए, अभी तक हम इंडेंजर्ड की बात कर रहे थे, अब वो वैनिश्ड हो चुकी हैं। वैनिश्ड हो गई तो क्या हो गया, दैट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट, स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट,
किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिलने वाली स्पीशीज क्या कहलाएंगी? दैट आर एंडेमिक। ओके। फोर्थ, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया, किसी भी एरिया में मिलने वाली प्लांट्स की वैरायटी, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में मिलते हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ओके, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो हमारी ये वर्ड पजल भी कंप्लीट हो गई। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।